हाय, मेरा नाम सिद्धि है और आज हम लोग थोड़ा पहले के स्टेज पे जाएंगे कि जहाँ बच्चों को जब आपके बच्चे को ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलता है तो या आपको लगता है कि आपको बच्चा ऑटिस्टिक है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। तो ये थोड़ा ओवरव्यू के जैसा है। ये आपके लिए जो नए पेरेंट्स हैं जिनको पहले पहले ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला है उनके लिए तो डेफिनेटली फ़ायदे का रहेगा। मगर जो पेरेंट्स बड़े जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदे का हो सकता है। ओके। तो तो पहले जब आपका बच्चा आपको कोई बताता है, डॉक्टर बताता है या आपको ऐसे लगने लगता है या कोई बताता है फैमिली में कि मेरा आपका बच्चा अलग है, कुछ अलग लग रहा है, तो जो एक पहली फीलिंग जो आती है पेरेंट्स जब बताते हैं एक डर की फीलिंग आती है और एक ग्रीफ की फीलिंग आती है। ग्रीफ का मीनिंग क्या है कि हम कुछ लॉस होता है, वो जो लॉस होता है तो वो लॉस पे जो फीलिंग आती है वो फीलिंग हम फील करते हैं। ओके। और वो एक जायज़ फीलिंग है। जायज़ क्यों है वो? क्योंकि आप एज अ पेरेंट जब आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपका बच्चा होगा, तो आप कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे में आप जाके एक सपना बनाओगे कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। जैसे जब मैं काउंसलिंग करती थी तो बहुत पेरेंट्स उनका एक क्वेश्चन रहता था कि मेरी बच्ची की शादी होगी क्या, और मेरी शादी नहीं हुई है। तो मुझे हर टाइम वो अटपटा सा लगता था कि ये 2 साल के बच्चे के पेरेंट क्यों शादी के बारे में भी सोच रहे, बट वैसे थॉट प्रोसेस रहती है बिकॉज क्योंकि वो पेरेंट के लिए जब बच्चा पैदा पैदा हुआ तभी उनके एक सपने बने थे, और जब डायग्नोसिस मिला तो उनके वो सपने इन मैनी वेज टूट गए, राइट। वो सपने होने नहीं वाले हैं, ऐसे उनको वो फीलिंग आ गई है। और वो फीलिंग आने के कारण डिप्रेशन आता है, गुस्सा आता है कि मेरे साथ क्यों हुआ ये चीज़, यू नो। हम बहुत टाइम ऐसे बार्गेन करने लगते हैं कि मैं ये कर लूँगा तो मुझे शायद मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, और ये सब फीलिंग्स नॉर्मल है। ओके। और ये फीलिंग्स आपको एक्सेप्ट करना है उसको, जैसे हम कोई भी चीज़ के लिए जब हम शोक प्रकट करते हैं वैसे ही ये आपका जो सपना ब्रेक हुआ है, वो सपना ब्रेक होने का जो एक गम रहता है, दुख रहता है, वो आपको एक्सेप्ट करना है, फिर उससे निकलने की कोशिश करनी है। ओके। तो उससे निकलने के लिए पहले आपको क्या करना है? तो पहले आपको रिलैक्स करना है खुद को। डीप ब्रेथ लो। जब भी आपको ये फीलिंग आती है, थॉट आता है, तो आप डीप ब्रेथ लो, खुद को शांत करो और फिर अपने बच्चे की तरफ देखो कि आपके बच्चे को स्टडी करो। ओके। क्यों आपके बच्चे को स्टडी करना है? क्योंकि आपका जो डर है, आपका जो गम है, आपका जो गुस्सा है, वो क्यों है? क्योंकि आपको जो मालूम है वो, आपको जो बच्चा यानी क्या, आपको जो मालूम है वो नहीं हो रहा है मगर कुछ अलग हो रहा है। तो अगर आपको डर और आपका ये गुस्सा और ये सब कम करना है तो आपका जो आंसर क्या रहेगा कि आप आपके बच्चे को स्टडी करो सो दैट आपको बच्चा अपना समझ में आए, और जिससे आप वो जो फीलिंग है, आप अपनी जो डर है वो आप खुद रिजॉल्व कर पाओ। ओके। तो पहला आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को स्टडी करना है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि कैसे बच्चे को स्टडी करना है। ओके। सेकंड जो आपको करना है कि आप जो ऑटिस्टिक लोग हैं उनसे बात करो। क्यों ऑटिस्टिक लोगों से बात करना ज़रूरी है? क्योंकि ऑटिस्टिक लोगों का देखने का जो वर्ल्ड रहता है, वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने का जो नज़रिया रहता है वो अलग रहता है, उनकी सेंसरी सिस्टम अलग रहती है। तो आप कितना भी अच्छे मदर फादर हो तो भी आपको आपका बच्चा वर्ल्ड कौन से नज़रिए से दिखता है, आपको वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। आपका ब्रेन न्यूरोटिपिकल ब्रेन है, आपके बच्चे का ब्रेन न्यूरोडाइवर्जेंट ब्रेन है। तो जो बंदे को वो जो लोगों को उनका एक्सपीरियंस थोड़ा समझ में आएगा वो ऑटिस्टिक लोग हैं। तो आपको पहले उनको ऑटिस्टिक लोगों से बात करना है, उनकी बुक्स पढ़नी है। बहुत सारे ऑटिस्टिक लोग हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे ऑटिस्टिक लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो उनसे इंफॉर्मेशन लो। दूसरा जो आपको करना है कि आपको
आपकी जो थेरेपीज़ है, कौन सी थेरेपीज़ है वो आपको फाइंड आउट करनी है कि ऑटिज़्म के लिए कौन सी थेरेपीज़ अवेलेबल है। मैंने देखा है कि बहुत टाइम पेरेंट्स 3, 4, 5 साल काम कर रहे होते हैं और वो गलत रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि जब उनको डायग्नोसिस मिलता है तभी उनको ये नहीं मालूम रहता है कि कौन से टाइप की थेरेपीज़ रहती हैं। इसके लिए मैंने जो अब मेरा सेकंड वीडियो डाला है, टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ है, उधर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगा कि कौन से थेरेपी टाइप्स रहते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। ओके, एक बार अपने थेरेपी टाइप्स देख लिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लिस्ट करना है कि आपको आपके बच्चे को क्या क्या सिखाना है। ओके, क्या कौन से एरियाज में आपको सिखाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप ऑटिज्म में एक ही चीज़ पे काम नहीं करना होता है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है। आप सब चीज़ों पे एक साथ काम करने को जाओगे तो आप पागल हो जाओगे, बच्चा भी पागल हो जाएगा। ओके, और मैं ये मजाक में बोल रही हूँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि आप ओवरवेल्म हो जाओगे, आप कुछ ढंग से कुछ नहीं कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको सब एरियाज लिस्ट करने हैं, और उसके बाद फिर आपको रैंक करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें पहले ये उम्र में, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी आपकी फैमिली के हिसाब से कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे को सिखाना। ओके, एक बार ये आपने डिसाइड कर लिया, आप अपनी डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, उनसे बात, पीडियाट्रिशियन है या डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन, उनसे बात करो और फिर वो गोल्स फाइनलाइज करो। एक बार आपने वो गोल्स फाइनलाइज कर लिए, फिर आपको देखना है कि वापस, जैसे वो वीडियो में है, कि आपको देखना है कि कौन सी थेरेपी टेक्निक वो आपके गोल्स आपको कवर करने को हेल्प करेंगी। जैसे अगर मुझे बच्चे को अटेंशन लेना सीखना है, तो मैं अगर थेरेपी टेक्निक जाके देखूंगी तो जो बेस्ट थेरेपी टेक्निक जो अटेंशन के लिए वर्क करता है वो ABA है, तो मैं चूज करूंगी कि मैं ABA थेरेपी पहले चालू करूं। ठीक है, तो आपको ब्लाइंडली थेरेपी चूज नहीं करनी है, आपके गोल्स के हिसाब से आपको थेरेपी चूज करनी है। ठीक है, तो आप जब थेरेपी चूज करोगे तो पहला जॉब आप थेरेपिस्ट के साथ बैठोगे तो आप क्या करोगे कि अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है अपने बच्चे के बारे में वो थेरेपिस्ट के साथ शेयर करो, और उनसे समझो कि उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है। क्योंकि आपकी जो थेरेपिस्ट है, आप आपको वो उनको ज़्यादा पता चलता है कि सो आपकी थेरेपिस्ट का आपकी बच्ची की तरफ देखने का एक अलग नज़रिया रहेगा, और आपका एज अ पेरेंट अलग नज़रिया रहेगा, और इन टोटलिटी अगर आप दोनों के एक साथ लोगे ऑब्जर्वेशंस, फिर आप समझ पाओगे कि आपके बच्चे का स्टेटस वो टाइम पे क्या है। ओके, फिर आप थेरेपिस्ट के साथ बात करोगे कि गोल क्या रखना है, फिर होमवर्क क्या करना है, उनसे पूछोगे कि आप मुझे बताओ कि मैं घर पे क्या करूं, फिर वो आप होमवर्क प्रैक्टिस करोगे, और फिर उसके बाद होमवर्क थेरेपिस्ट को दिखाओगे। जो थेरेपिस्ट जो जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया है, तो वो आपको गोल देते वक्त ये भी बता पाएंगे कि ये गोल 1 हफ्ते में हो जाएगा या 2 हफ्ते में हो जाएगा या 3 महीने में हो जाएगा। तो अगर वो गोल वो टाइम पे नहीं कवर हुआ तो आपको वापस चेक करना है थेरेपिस्ट के साथ कि क्यों नहीं हुआ। मे बी आपका टेक्निक अलग है, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, वैसे करके। तो अगर आप देखोगे तो ये एक जो आप थेरेपिस्ट और आप जैसे हो, ये आप थेरेपिस्ट, डॉक्टर, उसके बाद स्कूल, ये लोग आप लोग टीम है, आप लोग एक टीम है जो आपके बच्चे के साथ काम कर रहा है। ओके, आप में कोई ऊपर या नीचे नहीं है, आप सब लोग एक लेवल के हैं। आप सब लोग कुछ एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो बच्चे का, जो इम्पोर्टेंट है बच्चे को पूरा बच्चे को समझने के लिए। ओके, तो हर एक पर्सन ये इसमें इम्पोर्टेंट रहता है। ऑलराइट, तो आपको जब बच्चे के साथ काम करना है, व्हाट आई मीन इज बेसिकली आपको टीम के जैसे, आप जैसे ऑफिस में जाके प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो टीम प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो वैसे ही बच्चे के साथ काम करना रहता है। ओके, एक बार आपने थेरेपी चालू किया तो नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है, जो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि आपका कमिटमेंट क्या है, आपको क्या करना है एज अ पेरेंट। ओके,
अभी इधर एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है इस कि ये समझना कि आपने जब आपका जब बच्चा हुआ या जब आपका बच्चा होने का आपका रीज़न क्या था, क्योंकि बच्चा कोई कोई लोग बच्चा पैदा करते हैं क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद आते हैं, उनको बच्चों के साथ वो रहे हैं और उनको लगा है कि बाबा मुझे भी मेरा खुद का बच्चा चाहिए, तो कोई कोई लोग वो रीज़न से बच्चे पैदा करते हैं। कोई कोई लोग ये कारण से बच्चे पैदा करते हैं कि मम्मी ने बोला, पापा ने बोला शादी कर लो, फिर उसके बाद बच्चे पैदा कर लो और फिर वो एक काम हो गया, वैसा वैसा रहता है। ओके, तो ये आपका जो पर्सपेक्टिव है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो लोग बच्चों के साथ रहे हैं, उनको बच्चे बहुत पसंद है, तो उनको ये मालूम रहता है कि बच्चे को बड़ा करना ये एक आसान चीज़ नहीं है। ओके, बच्चे को बड़ा करना मीन्स बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत मीन्स बेसिकली मैं मेरे पेरेंट्स को हर टाइम बोलती हूँ कि बच्चा बड़ा बड़ा होने तक आप बेसिकली एक सेंटली बिहेवियर आना चाहिए आपके इसमें, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले नहीं कर पाते थे वो एज ए पेरेंट आप सीखते हो। बट तो वो पेरेंट के लिए अगर स्पेशल नीड्स का बच्चा आता है या ऑटिस्टिक बच्चा आता है तो डिफ़िकल्ट पड़ेगा, मगर वो समझ पाएंगे कि बच्चे को बड़ा करना पड़ता है और उसको एफर्ट लगता है। बट अगर आपका ये था आपका बच्चा पैदा करते वक्त आपका जो आपने पैदा किया बिकॉज सोसाइटी के प्रेशर के अंडर पैदा किया है, तो क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली स्पेशल नीड्स के बच्चों में ज़्यादा करना पड़ता है, और फिर वो इन्वेस्टमेंट आप शायद कर नहीं पाओ, या कर पाओ तो भी आप थोड़ा ड्यूरेशन के लिए कर पाओ। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग खुद की होनी ज़रूरी है, क्योंकि ऑटिज्म का जो टीचिंग रहता है वो नॉर्मल बच्चे के जैसे टीचिंग रहता है, इनफैक्ट उससे भी लंबा रहता है बहुत टाइम। ओके, आप नॉर्मल बच्चे को 20-21 साल तक हम सिखाते रहते हैं एज बड़े, तो ऑटिस्टिक बच्चे को उससे भी थोड़ा ज़्यादा सिखाना पड़ता है। बट तो वो एक अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल बच्चों को मगर हम स्कूल में इसमें भेज के थोड़ा पार्ट उनका आउटसोर्स कर सकते हैं, मगर ऑटिस्टिक बच्चों में आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको खुद के बारे में जाननी ज़रूरी है। दूसरा जो आपको करना है कि आपको एक डायरी के जैसे मेंटेन करनी है, जिसपे आप नोट डाउन करो कि आपका बच्चा क्या क्या पिकअप कर रहा है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप अगर आपका बच्चा जैसे पॉजिटिवली कुछ ना कुछ पिकअप कर रहा है वो आपको दिखेगा, आप लिखोगे, तो जो दिन आपको डिप्रेशन आएगा, जो दिन डिप्रेशन की थॉट्स आएंगे, गुस्सा आएगा, तो आप खुद को वो प्रूफ दिखा पाओगे कि देखो नहीं, कुछ डरने का रीज़न नहीं है, कुछ गुस्सा करने का रीज़न नहीं है, कुछ डिप्रेशन का रीज़न नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा आगे जा रहा है और हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, तो बट अगर वो पॉजिटिव थॉट्स आपके पास नहीं रहेंगे, तो जब डिप्रेशन आएगा, जब फीलिंग ऑफ लॉस आएगा, तो वो फीलिंग आपको ओवरवेल्म कर देगा, आपको उसमें आप डूब जाओगे, जो हेल्पफुल नहीं है इन एनी वे। ओके, लास्ट चीज़ जो पेरेंट्स बहुत टाइम उनको फीलिंग लगता है, स्पेशली रिसेंटली, इसकी मोबाइल दिया मैंने, टीवी दिया, इसके लिए मैंने बच्चे को मेरे ऑटिस्टिक किया। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑटिस्टिक लोग मोबाइल और टीवी के पहले भी थे। ओके, तो आपका मोबाइल और टीवी आपके बच्चे को ऑटिस्टिक नहीं बनाया है। आप बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ऑटिस्टिक लोग जो उनका दिमाग अलग रहता है, तो उनको थोड़ा एंगेज करने में हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उनकी सेंसरी सिस्टम अलग रहती है, उनकी इंटरैक्ट करने की तरीका अलग रहता है, उनका वे ऑफ पर्सपेक्टिव अलग रहता है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड उनको। इसके लिए वो कनेक्शन नहीं फॉर्म होता है, तो वो जनरली नेचुरली उनका टेंडेंसी टेक की तरफ ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए वो लोग टेक की तरफ जाते हैं। आपने उनको मोबाइल सिर्फ दिया, इसके लिए वो टेक की तरफ नहीं जाते हैं। ओके, तो आपने उनको ऑटिस्टिक नहीं बनाया है कुछ भी करके, तो वो फीलिंग आपके दिमाग में से, वो गिल्टी फीलिंग आपके दिमाग में मत डालो, कितना भी लोग आपको बताए। ओके, नेक्स्ट।
अभी आपने एक बार ये सब किया, आपने थेरेपी चालू की, फिर आपको एक जो खुद को एनालिसिस करना है कि आपकी टीम अच्छी है कि नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी टीम अच्छी है कि नहीं? पहली चीज़ जो आपको अच्छी जो टीम रहेगी वो क्या करेगी कि वो आपके साथ बात करेगी, वो रेडी रहेगी ये समझने में कि आप इक्वल हो। ओके, तो अगर इक्वल तरीके से नज़रिए से देख रहे होगे तो वो आपको समझा एक्सप्लेन करेगी कि आप उनके थॉट्स क्या है, क्यों वो गोल ले रहे हैं, कहाँ जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो आपको टाइमलाइन एक्सप्लेन करेंगे। वो अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको पेशेंटली आंसर करेंगे। अगर आप हैप्पी नहीं हो कुछ चीज़ के साथ तो वो अल्टरनेटिव देने को तैयार रहेंगे। ओके, तो ये साइंस है आपके, अगर वो टीम आपकी अच्छी है। द मोमेंट आपको कोई बोलता है कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा, या मुझे मालूम है आपको कुछ मालूम नहीं है, तो वो गलत है। वो एक साइन है कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ये प्रोफेशनल्स आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपका इनपुट ले ही नहीं रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पेरेंट ये सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चे के लाइफ में। ओके, थेरेपिस्ट जो रहती है, थेरेपिस्ट को ऑप्शन रहता है छोड़ने का बच्चे को, मगर पेरेंट को ऑप्शन नहीं रहता है बच्चे को छोड़ने का। ओके, तो आपको आपका टीम वैसे पॉजिटिव होना चाहिए जो आपको इक्वल समझे और आपके साथ काम करने को तैयार रहे। ओके, नेक्स्ट, अभी हम क्विकली जो गलतियां पेरेंट्स करते हैं जब उनको डायग्नोसिस मिलता है, एंड ये ऐसी चीज़ें जो फ्रेश पेरेंट्स भी करते हैं और ऑनगोइंग पेरेंट्स भी करते हैं। ओके, तो पहली जो गलती पेरेंट्स करते हैं इसकी वो डिनायल मीन्स वो नहीं है, मीन्स वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। ओके, ये दो कारण से होता है। एक कारण ये रहता है कि ऑटिस्टिक बच्चा बाकी सब बच्चों से थोड़ा अलग रहता है इन द वे कि कभी कभी वो बहुत नॉर्मल दिखता है। तो पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि पेरेंट्स खुद को शेंडी लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल वाला बच्चा मेरा बच्चा है, जो जब वो ऑटिस्टिक बिहेव कर रहा है तो उसका मीनिंग वो बच्चा मस्ती कर रहा है। तो एक वो फीलिंग, वो कंफ्यूजन के कारण एक्सेप्टेंस कभी कभी डिले हो जाता है। दूसरा रीज़न रहता है कि पेरेंट डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में चला जाता है तो वो बंद पड़ जाता है। डिप्रेशन में जब पेरेंट्स लोग चले जाते हैं तो वो मोटिवेशन उनका ड्रॉप होता है। तो जब भी ऐसे फीलिंग आती है तो आपको किसी के साथ बात करना है, आपको प्रोफेशनल के साथ बात करना है जो आपको हेल्प करे, जो रियलिटी है, वो जो सच्चाई है वो दिखा पाए। ओके, तो आपको बेसिकली उसमें अटकना नहीं है, आपको जाके प्रोफेशनल के साथ बात करनी है तभी। ओके, दूसरा जो गड़बड़ जो पेरेंट्स करते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि ऑटिज्म एक डिजीज़ नहीं है। तो ऑटिज्म बिकॉज वो समझ नहीं पाते कि ऑटिज्म एक डिजीज़ नहीं है, तो क्या होता है, कोई भी उनको बोलता है कि ये दवाई दे दो, होम्योपैथी कर दो, आयुर्वेदिक कर दो, उसके बाद ऑटिज्म आपका बच्चे का क्योर हो जाएगा या इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और पेरेंट्स वो लाइन पे चले जाते हैं। वो नहीं है ऑटिज्म आपका, वो गलत है, क्योंकि एक क्विक सोल्यूशन मीन्स एक जो आंसर दे दिया और कर लिया, वो डिजीज के लिए होता है, बीमारी के लिए होता है कि आप दवाई दे दो और क्योर कर दो। ऑटिज्म एक अलग टाइप का ब्रेन है, तो आप क्योर नहीं कर सकते हो उसको, आप उसको अलग तरीके से सिखाओगे। ओके, नेक्स्ट, थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहना। ये मैंने पहले भी बात किया और मैं अभी भी उस पर ज़्यादा थोड़ा डिटेल पे फोकस करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये एक पॉइंट क्लियर करना है कि बिकॉज ये कंफ्यूजन पेरेंट्स में रहता है और थेरेपिस्ट भी ये पेरेंट्स को ये वो फीडबैक देते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि थेरेपिस्ट के पास बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो थेरेपिस्ट के पास हर टाइम एक ऑप्शन रहता है कि जब वो थक जाती है या जब वो उसको लगता है कि मेरे से बच्चा संभाला नहीं जा रहा है, तो फिर वो बोल सकती है कि मेरे को ये बच्चे के साथ काम नहीं करना है, वो अपॉइंटमेंट नहीं दे देगी और वो दूसरे बच्चे के साथ काम कर लेगी। ठीक है, मगर एक पेरेंट को वो ऑप्शन नहीं रहता है।
कि मेरे बच्चे मेरे से ये बच्चा संभाला नहीं जाता है तो मैं दूसरे पेरेंट को दे दूँ, ऐसा ऑप्शन पेरेंट को नहीं रहता है। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि थेरेपीज ऐसी थेरेपिस्ट सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, थेरेपिस्ट और पेरेंट का टीम इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप रिसर्च देखोगे तो थेरेपी टेक्निक्स का इम्पैक्ट से ज़्यादा जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है इस जब पेरेंट्स बच्चों के साथ काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है जब पेरेंट्स थेरेपी समझ के बच्चों के साथ काम करते हैं। तो अगर ये दो फैक्टर्स हम ध्यान में रखें तो हमें सिर्फ थेरेपिस्ट काम करेगी और मैं बच्चे को थेरेपी लेके जाऊंगी और वापस लेके आऊंगी, वो एटीट्यूड गलत एटीट्यूड हो जाता है और उससे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। और एक जो चीज़ पेरेंट्स करते हैं इस कि वो बच्चों को इन मैनी वेज जब ऑटिस्टिक बच्चा आ जाता है तो ऐसे वो बच्चे को ऐसे समझते हैं कि वो ऐसा ही है। ओके। और वो उसको सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, बट जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो प्रॉब्लम बिहेवियर दिखा देते, जैसे दिखाने को डॉक्टर के पास लेके जाते। जैसे बहुत टाइम में मेरे साथ होता है कि बड़े बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं कि ये बहुत मारता है, बहुत गुस्सा करता है, चीज़ें तोड़ता है। मैं जब बट वो पेरेंट्स वो समझ नहीं पाते कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है, वो क्यों चीज़ें तोड़ रहा है, क्योंकि उसको जो उसके मन में है, उसके दिमाग में है, उसको बोलने के लिए उसके पास वो शब्द नहीं है, या वो बोल पाता नहीं है, या उसको वो समझ नहीं है कि हमें बोलना है। ओके। तो अगर आपने उसको वो सिखाया नहीं है कि उसको कैसे अपना कम्युनिकेशन करना है, वो सिखाया नहीं है, तो फिर वो गुस्सा करेगा ही ना, वो जायज़ है। तो गलती बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने वो सिखाया नहीं है। ओके। तो यहाँ होता क्या है कि आपको ध्यान में रखना है, पेरेंट्स गड़बड़ क्या करते हैं, वो लोग समझते हैं कि मैंने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया मीन्स मैं उसको कुछ भी करने को दूँ, तो वो सही नहीं है। आप बच्चे को आप अगर एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो तो आप बच्चे को समझो और उसके तरीके से उसको सिखाओ, दैट इज वो एक्सेप्टेंस है आपका। ठीक है। नेक्स्ट, ऑटिस्टिक बच्चों को ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कंपेयर करना। अभी ये चीज़ मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म जो पहला वीडियो उसमें मैंने डिटेल में बताया है इसके बारे में, मगर मैं सिर्फ ब्रीफली ये पॉइंट आउट करने वाली हूँ कि ये एक बहुत 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 गलत चीज़ पेरेंट्स करते हैं। क्यों गलत है? क्योंकि एक जो ऑटिस्टिक बच्चे जो वीडियो मैंने पहले जो वीडियो में बताया वो पॉइंट्स तो है, मगर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो लेवल 1 के जो बच्चे रहते हैं, जो बात कर सकते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उनके पेरेंट्स और वो बच्चे कभी भी जाके आपको बताएंगे नहीं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। ओके। तो जब आप कोई भी पेरेंट के साथ बात करते हो एज अ न्यूली डायग्नोज पेरेंट, या सम ईयर्स के बाद, आप लेवल 2 और लेवल 3 के साथ ही बात कर रहे हो। ओके। अगर आप लेवल 2 से लेवल 3 के साथ ही बात कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली डिप्रेशन आएगा, बिकॉज आपको लगेगा कि अरे मेरा बच्चा इतना ही हो सकता है और कुछ होने नहीं वाला है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि ऑटिज्म में जो टेक्निक्स है बहुत बदले हैं। अभी मैं 25 ईयर्स मैंने काम किया है। जब मैंने पहले बिगिन किया तो जो पेक्स है, कम्युनिकेशन बुक है, विजुअल शेड्यूल्स है, एसआई है, ये सब चीज़ें ऑटिज्म में होती ही नहीं थी, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होती ही नहीं थी। तो वो टाइम की जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके जो अभी 20 साल के हैं, 30 ईयर्स के हैं, उनको वो सब चीज़ें मिली ही नहीं है। तो ऑब्वियसली वो अभी अगर आप उनको देखोगे तो वो लिमिटेड ही रहेंगे। ठीक है। तो आपको ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना। आपको पेरेंट्स से जब बात करते हो तो बच्चों को कंपेयर मत करो। आप अपनी जो एज अ पेरेंट आपकी जो स्ट्रगल्स है, आपको जो डर लगता है, आपको जो डिप्रेशन आता है, तो वो टाइम पे आप उनसे बात कर सकते हो। जैसे अगर आपको आपके बच्चे को जो चैलेंजेस है उससे आप थक गए हो, तो वो जो थकावट रहती है वो दूसरा ऑटिस्टिक पेरेंट समझ पाएगा, नॉर्मल पेरेंट नहीं समझ पाएगा। तो उधर उसके लिए आप ऑटिस्टिक पेरेंट बात कर सकते हो। मगर मेरे बच्चे के साथ ये काम किया, मगर इसके लिए तुम्हारे बच्चे के साथ भी तुम ये करो, वो गलत तरीका है, क्योंकि दो ऑटिस्टिक बच्चे सेम नहीं रहते हैं। ओके। नेक्स्ट, फैट्स यानी क्या है कि ये जो बीच बीच में ऐसे ना
मैं थेरेपी भी नहीं बोल सकती उसको, बीच बीच पे ट्रीटमेंट्स आते हैं जो बहुत फेमस हो जाते हैं। जैसे अभी मेरे 25 साल में मैंने जब 2000 में मैंने जब चालू किया था, तो एक था थियोरी थी कि ऑटिज्म होता है क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के खून में मर्क्यूरी ज़्यादा है। ओके, तो वो एक चिलेशन करके ये करते थे, जिसमें सलाइन लगा के कुछ करते थे, इंट्रावेनियसली कुछ तो करते थे, चिलेशन करके मर्क्यूरी को डिस्ट्रॉय करते थे, ऐसा था। ओके, तभी थेरेपी टेक्निक। उसके बाद फिर आया, मैंने बीच में पेरेंट्स को देखा था जिन्होंने बोला था कि तेल में गोल्ड को तेल तेल गोल्ड को तेल में डाल के बॉईल करो और फिर उसको उससे मसाज करो। फिर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तो रहता ही है। फिर उसके बाद फिर बीच में एक आया था जो बहुत गंदा थेरेपी ये था, ट्रीटमेंट था कि जहाँ वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एनीमा देते थे बच्चों को। फिर स्टेम सेल थेरेपी। सो ये बीच बीच में ऐसे बहुत सारे फैड्स आते हैं। ओके, और ये फैड्स टेक्निकली वर्क नहीं करते। क्यों वर्क नहीं करते? बिकॉज अगर आप देखोगे तो पहली चीज तो उनका बेसिस, आप थियोरी देखोगे तो वो थियोरी जो रहती है जिसके ऊपर वो फैड ये रहता है, वो थियोरी वैलिड नहीं रहती है, वो थियोरी को प्रूफ नहीं मिला रहता है। बिकॉज ऑटिज्म क्यों होता है वो अभी भी किसी को क्लियर नहीं है। ओके, तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो, वो पहली बात आती है। दूसरा इस कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा है तो वो अपने हिसाब से, जैसे आप करो ना करो, वो डेवलप होता रहेगा। ओके, उसके ऊपर एज अ पेरेंट, एज थेरेपिस्ट, आप कुछ ना कुछ उसको सिखा रहे होते हो, आप कुछ ना कुछ उसके साथ काम कर रहे होते। तो अगर कोई भी फैड काम कर रहा है तो उसका जो प्रोग्रेस रहता है, वो प्रोग्रेस या पॉजिटिव जो रिजल्ट्स रहते हैं वो उसके ऊपर दिखने चाहिए। ओके, और अगर आप देखोगे तो ये जो फैड्स रहते हैं वो कभी भी आपको ऐसे नहीं बताएंगे कि ये इम्प्रूव होगा, वो 2 वर्ड्स बोल पाएगा, वो 3 वर्ड्स बोल पाएगा, या वो स्विंगिंग टॉलरेट कर पाएगा, या वो शावर टॉलरेट कर पाएगा। वो ऐसे कॉन्क्रीट कुछ नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे कि बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो वो एक वेग ये है, उसके लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना है? क्योंकि एक तो बहुत पैसा लगता है, बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम, और दूसरा एज अ पेरेंट आपके पास करने के लिए तो 100 चीज़ें रहती है और एनर्जी तो थोड़ी रहती है। तो अगर आप फैड के पीछे भागने को जाओ तो आपको जो थेरेपी करनी है वो थेरेपी के ऊपर आपको फोकस करने को मिलेगा ही नहीं, राइट? तो वो थेरेपी, और तो आपका टाइम वेस्ट हो गया ना उसमें। तो इसके लिए फैड्स के पीछे नहीं जाना है। और इधर जनरली पेरेंट्स एक दूसरे को गलत डायरेक्शन पे भेज देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैड्स पेरेंट्स के थ्रू ही एक दूसरे के साथ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्लाइंड ट्रस्ट, कि पेरेंट्स का बहुत टाइप, और ये जनरली मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ भी होता है कि हम डॉक्टर बोल देते हैं तो डॉक्टर का कुछ भी रहता है वो बिलीव कर लेते हैं। ये इन एज सच इन जनरल ये गलत एटीट्यूड रहता है, क्योंकि आप डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, कोई भी हो, वो इंसान है। ओके, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको, जैसे मैंने पहले बोला कि टीम में हम कैसे बात करते हैं, वैसे आपको आपके थेरेपिस्ट के साथ भी बात करना है। और आपको समझना है कि आपका थेरेपिस्ट और आप एक लाइन पे है। ब्लाइंडली उन्होंने बोला इसके लिए मैंने किया, ये होना नहीं चाहिए। और ये बहुत पेरेंट्स बहुत करते हैं। बिकॉज जब मैं पेरेंट्स को पूछती हूँ आपने ये किया, कौन सी थेरेपी की, तो हाँ मैंने पूछा क्यों की, तो वो नहीं बता पाते। डॉक्टर ने बोला इसके लिए हम कर लिए, वैसे। तो दैट इज नॉट द वे यू वांट टू गो। बिकॉज आपको ये समझना है कि उन्होंने क्यों दिया, करवाया वो चीज़, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपके पास से, और वही चीज़ आप चाहते हो क्या, आपके बच्चे में। वो एक डिस्कशन आपका होना ज़रूरी है थेरेपिस्ट के साथ। ओके, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है थेरेपिस्ट को। अगली गलती जो पेरेंट्स बहुत टाइम करते हैं कि मेरा बच्चा नॉर्मल बन जाए। ओके, तो कोई भी बोल देगा कि ये बच्चा नॉर्मल, अब मैं आपके बच्चे को नॉर्मल कर दूंगा तो वो उधर चले जाएंगे। वो एक गलती है, और वो एक गलती के कारण बहुत पेरेंट्स को लोग शेंडी लगाते हैं। मेरे पास अच्छा वर्ड नहीं है बोलने के लिए, पर शेंडी लगाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगेन भूल जाते हैं कि ऑटिस्टिक ब्रेन अलग ब्रेन है। और आपको, अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं रहना चाहिए, तो आप बेसिकली बोल रहे हो कि उसका ब्रेन निकाल दो और दूसरा ब्रेन डाल दो, जो हमें मालूम है कि वो पॉसिबल नहीं है। ओके,
नेक्स्ट जो गड़बड़ पेरेंट्स करते हैं कि थेरेपी और गोल का मैच नहीं रहते। इसके लिए आप अगर मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है थेरेपी टाइप्स ऑफ थेरेपी टेक्निक्स वाला जो मैंने वीडियो डाला है, वो वीडियो को आप देखो, क्योंकि वो आपको दिखा पाएगा कि कैसे थेरेपीज और गोल्स का कनेक्शन रहता है। अगर आपको चाहिए, आप अगर स्पीच पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप राइटिंग पे काम नहीं होगा, बिकॉज स्पीच थेरेपिस्ट राइटिंग का काम नहीं करेगी। ओके, अगर आप ओटी कर रहे हो तो आप डेफिनेटली स्पीच पे काम नहीं कर रहे हो। अगर आप एबीए कर रहे हो तो आप डेफिनेटली ग्रॉस मोटर पे काम नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका गोल, तो आपको ये समझना है कि आपको जो गोल चाहिए वो, इसके लिए मैंने पहले बोला ना कि आप पहले गोल डिसाइड करो, और गोल डिसाइड करने के बाद फिर आप टाइप्स ऑफ थेरेपीज देखो, और फिर उसमें से देखो कि कौन सी थेरेपी टेक्निक आपको क्या दे रही है। ओके, कुछ भी करके कुछ और एक्सपेक्ट नहीं होता है। जैसे पेरेंट्स बहुत टाइम करते कि करते तो पढ़ाई 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 करते, और फिर बोलते कि ये बच्चा बात क्यों नहीं करता, और फिर मैं पेरेंट को पूछे तुमने स्पीच पे काम कहाँ किया है, तुम तो सिर्फ राइटिंग पे ही काम कर रहे हो, सो जो आपको काम कर रहा है वही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और कुछ तो मिलने नहीं वाला है। राइट। अगली गलती जो पेरेंट करते हैं कि बोलते हैं कि मुझे मेरा बच्चा मालूम है, मुझे कुछ और करना नहीं, मुझे और कुछ सीखना नहीं है बच्चे के बारे में। ये गलत है। ये क्यों गलत है मालूम है? क्योंकि वो बच्चा आपका है, तो उसका मीनिंग क्या है? आपको बच्चे के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। इमोशनल अटैचमेंट का मीनिंग क्या है कि आप बच्चे को सेपरेटली नहीं देख रहे हो, अपनी थ्रू देख रहे हो। और ऑटिज्म में ये ज़्यादा होता है कि बच्चे का और जो प्राइमरी केयरर रहता है, जो मम्मी रहती है, उनका अटैचमेंट बहुत सीवियर रहता है। तो बहुत टाइम क्या रहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बिहेवियर्स रहती है या रिएक्शंस रहता है, वो अटैचमेंट के कारण एग्जैगरेट हो जाती है, क्योंकि जो कहीं और दिखती नहीं है। दूसरा जो एक सच्चाई है कि जैसे अभी मैं काउंसलर, मेरा जो प्राइमरी ट्रेनिंग था तो वो काउंसलर का था। तो एज अ काउंसलर हम लोग जब हमारे बच्चों, अगर मेरा बच्चा रहेगा तो मैं, मेरे इवन तो मेरे पास टेक्निक्स हैं, मैं मेरे बच्चे को काउंसिल नहीं करूँगी। क्यों काउंसिल नहीं करूँगी? क्योंकि जो बच्चे को प्रॉब्लम है और जो बच्चे के चैलेंज सिखाने के जो तरीके हैं, उसमें मैं भी एक पार्ट हूँ। ओके, मुझे भी कुछ सीखना है कि मैं खुद को नहीं सिखा पाऊंगी, बिकॉज मुझे बहुत नज़दीक होने के कारण, मैं मेरे बच्चे के बहुत नज़दीक होने के कारण मुझे वो दिखेगा ही नहीं कि मुझे क्या सिखाना है। ओके, पहला वो प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि आपकी जो थेरेपिस्ट रहती है, वो थेरेपिस्ट पढ़ाई, एक लेवल पढ़ाई करती है, उसके बाद ट्रेनिंग लेती है, और उसके बाद जाके बच्चों के साथ बात कर आपके बच्चे के साथ काम करती है। whereas जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हो, वो आपका सिर्फ एक ही बच्चा है जिसके साथ आपने काम किया। ओके, तो वो थेरेपिस्ट के पास ज़्यादा नॉलेज है आपको देने के लिए। जैसे अभी मैंने 25 साल काम किया है। जब मैंने पहले मैंने जब 2000 में काम करने को चालू किया था, तभी मैंने 7 साल की स्टडी की थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, और उसके बाद मैंने काम चालू किया था। मगर वो पॉइंट पे भी मुझे उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जितनी अभी है। मैंने 10 साल उसके बाद लोगों के साथ, दूसरे बच्चे, अलग बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ काम किया, और उसके बाद अभी मुझे थोड़ी समझ है। ओके, सिर्फ बच्चे का पेरेंट होने से आपको बच्चा नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए ये दो फैक्टर्स है, एक तो आप बहुत नज़दीक हो, और दूसरा आपको उतना नॉलेज नहीं है। तो आपको सिर्फ मुझे मालूम है इसके लिए मैं दूसरे का थेरेपी नहीं करूँ, वो एक गलत तरीका है। और ये बहुत बड़े बच्चे जो रहते हैं, उनके पेरेंट्स तो 100% ये चीज़ करते हैं। ओके, लास्ट जो पीस है इस दवाइयाँ। दवाइयाँ जो रहती है वो एक स्पॉट बिहेवियर के लिए अच्छी है। जैसे अगर आपका बच्चा अग्रेशन कर रहा है, या बहुत अटेंशन इशू है, तो एक आध दो स्पॉट बिहेवियर्स के लिए अच्छी है। मगर मेरा सजेशन ऑलवेज पेरेंट्स के लिए ये रहता है कि आप सब थेरेपी टेक्निक्स ट्राई करो, आप अकोमोडेशंस दो, मीन्स उनको जो एडजस्टमेंट्स चाहिए वो दो, और उसके बाद फिर आप दवाइयों पे चले जाओ। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि स्कूल में वो ध्यान नहीं देता, इसके लिए दवाई देते हैं और भेज देते हैं। बट
उसको अगर सेंसरी इशू है या उसको शेड्यूल नहीं मालूम है और इसके लिए वो अटेंशन नहीं दे पाता है, या उसको क्लासरूम में ग्रुप इंस्ट्रक्शन लेना नहीं मालूम है, इसके लिए वो अटेंशन नहीं दे पाता है, तो आप दवाइयाँ दे के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ बैठा रहेगा उधर, मगर उसको क्लासरूम में जो करना है वो तो समझ में ही नहीं आएगा, राइट। तो इसके लिए ऑटिज्म में सिर्फ दवाइयाँ देना ये आंसर नहीं है। दवाइयाँ आपका थेरेपी टेक्निक्स सब आपने ट्राई कर लिए, फिर आप दवाइयाँ दोगे, तो ये अगेन आप डिस्कशन करोगे, सब चीज़ें ट्राई करोगे, उसके बाद फिर आप डिसीजन लोगे, ओके। बट ये सब चीज़ें ध्यान में रख के, जो मेरे हिसाब से जो 3 चीज़ें सब पेरेंट्स ने बच्चों के साथ करनी है, इस पहली तो कम्युनिकेशन, कि आपको बच्चे को उसके मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, वो बताने की एबिलिटी देनी है, ओके। वो ये एक आप लग्जरी नहीं दे रहे हो, तो अगर एएससी लगता है, पेक्स लगता है, कम्युनिकेशन बुक लगता है, तो आपका ये आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप जो भी एएससी है वो आप जहाँ भी लेके बच्चा जा रहा है वहाँ आप यूज़ करो, क्योंकि अगर आप से पेक्स, बहुत से पेरेंट्स कर दे कि आवाज़ पेक्स है, वो घर से बाहर लेके नहीं जाते हैं, तो आप बेसिकली बोल रहे हो कि घर से बाहर बच्चे को बात नहीं करनी है, कम्युनिकेट नहीं करना है, जो गलत है। नॉर्मल बच्चा तो सब जगह कम्युनिकेट करता है, करेक्ट। तो आपको जो सब बच्चे ऑटिस्टिक बच्चों को जो रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी कम्युनिकेशन सब जगह होनी चाहिए, सिर्फ घर पे नहीं होनी चाहिए, और जो तरीका उनके लिए वर्क करता है, पेक्स है, आवाज़ है, स्पीच है, जो भी तरीका जो वर्क करता है वो यूज़ करके उनको कम्युनिकेशन करना सिखाना चाहिए। दूसरा जो सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, इस सुनना। ऑटिस्टिक्स ऑलमोस्ट सब बच्चों में जो ऑडिटरी जो सेंसिटिविटी रहती है, उसके कारण वो ज़्यादा आप उनके साथ बात करो तो वो उनको नहीं जमता है। तो इसके लिए जब आप ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बात करते हो तो ऑलवेज उनको जो स्पीच यूज़ करते हो, 1 वर्ड 2 वर्ड में बात करो, नज़दीक जाके उनसे बात करो, और अगर वो नहीं समझ पाए तो जैसे मैंने विजुअल शेड्यूल की वीडियोस में बताया, तो पिक्चर्स यूज़ करो, ओके। बट जो रिपीट करते वो मत करो जितना हो सके, ओके। ऑल्सो एक जो गड़बड़ बहुत पेरेंट्स करते हैं और प्रोफेशनल्स करते हैं कि अलग अलग टाइप के लैंग्वेज, घर में एक लैंग्वेज रहती है, थेरेपी में एक लैंग्वेज रहती है, स्कूल में तीसरी लैंग्वेज रहती है। वो गलत है, क्योंकि ये बच्चे को ऑलरेडी लैंग्वेज में उसको दिक्कत आ रही है, और उसमें आप 3 लैंग्वेज डालोगे तो कैसे होगा। आपको एक लैंग्वेज ही सब जगह यूज़ करना है, ओके। लास्टली, ऑटिज्म का मीनिंग ये नहीं है कि बच्चे का जो लाइफ स्किल्स है, खाना पीना, वो डिले हो। मोटर प्लानिंग जो बच्चों को इशू रहता है, तो यस, थोड़े मोटर प्लानिंग बच्चों के इसमें वो डिले हो जाता है, बट एज सच ऑटिज्म में आपकी जो लाइफ स्किल्स है वो लाइन में रहनी चाहिए। तो आपका जॉब है कि वो कुछ भी करके सिखाना है, ओके। ऑटिज्म एक्सक्यूज नहीं है लाइफ स्किल्स नहीं सिखाने के लिए। बहुत पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि बच्चा खुद से खाता नहीं है, खुद से पॉटी वॉश नहीं करता है, मगर राइटिंग करता है, वो दैट डजंट मेक सेंस, ओके। ऑटिज्म का मीनिंग वो पॉटी वॉश नहीं कर पाएगा इज नॉट, ऐसा नहीं है। उसको पॉटी वॉश नहीं कर पा रहा है बिकॉज आपने वो गोल नहीं दिया है। तो एडीएल्स ऐसी चीज़ है, वो कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा होगा उसको उसके साथ वो करना है, ओके। सो एट द एंड जो मैं एक चीज़ एज पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि ऑटिस्टिक बच्चा आपको मिलना इज़ लाइक कि आप प्लान कर रहे हो गोवा जाने के लिए और आपका फ्लाइट जाता है कश्मीर में, ओके। तो यस, अगर आप प्लान कर रहे हो गोवा जाने के लिए और आप कश्मीर में लैंड कर लिए तो आपको बुरा लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेट हो जाए, गुस्सा आ जाएगा कि मैं कश्मीर में क्यों आया, मैं तो बीच में खेलने वाला था। बट अगर आप गोवा पे अटके रहे तो आपको जो कश्मीर में जो सुंदरता है वो दिखेगी नहीं, ओके। तो सेम वे, आप अगर नॉर्मल मेरा बच्चा नहीं है उसके ऊपर अटके रहे तो आपका जो ऑटिस्टिक बच्चे में जो एक खूबी रहती है वो आप मिस कर पाओगे, ओके। और ऑटिस्टिक बच्चों में खूबी है क्योंकि ऑटिस्टिक ही लोग हैं जिन्होंने ये इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का, फिजिक्स का, साइंस के जो डेवलपमेंट है ऑटिस्टिक लोगों ने ही
बहुत सारे ऑटिस्टिक लोगों ने ही ये डेवलपमेंट किए हैं। तो अगर हमारे वर्ल्ड में ऑटिस्टिक लोग नहीं रहते थे तो हम अभी भी प्राचीन काल में रहते थे। ओके, तो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक बंदा ये कोई टूटा हुआ बंदा नहीं है जिसको हम रिपेयर कर रहे हैं। ऑटिस्टिक बंदा ये अलग टाइप का बंदा रहता है, उसको सिखाने का तरीका अलग रहता है। आप उसको समझो, आप उसकी जो खूबी है वो समझो और उसके हिसाब से उसको सिखाओ। फिर एज अ पेरेंट आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चा भी खुश रहेगा। ठीक है, थैंक यू।